तो इसकी जो पहली ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन। क्या थी? सुमेरियन थी। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की जो शुरुआत हुई थी वो कब से प्रारंभ हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1840 में। कब हुआ था? 1840 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो थी आपका दजला और फरात। याद रखिएगा, ये काफी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो विकास हुआ था सर्वप्रथम वो मेसोपोटामिया में हुआ था। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कह रहे हैं बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो कौन था? तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो था आपका मरदुक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है असुरबनिपाल कहाँ का शासक था? अब ये जो असुरबनिपाल है वो शासक था असीरिया का। याद रखिएगा, कहाँ का शासक था? असीरिया का शासक था। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? अक्कादीन भाषा का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो ये नाम जो बना है मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो मेसोपोटामिया में कांसा के औजार का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है झूलता बाग किस सभ्यता की देन है? अब ये जो झूलता हुआ बाग है वो कौन सी सभ्यता की देन है? तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो उसकी जो लिपि थी वो थी आपका किलाकर लिपि। कौन सी लिपि थी? किलाकर लिपि थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसको कहा गया है? तो प्रेम और युद्ध की देवी कहते हैं हम लोग इनेना को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है? तो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जो प्रधानता मिली वो मिली फरात नदी को। किसको मिला? फरात नदी को मिला। ठीक है, याद रखिएगा। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा था? ये काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो मारी नगर राजधानी के रूप में जो उभरा है वो उभरा था आपका ऑप्शन नंबर ए 2000 ईसा पूर्व में, या फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में किलाकर लिपि के अक्षरों को कब कब पहचाना गया था? तो इनके अक्षरों को जो पहचाना गया था वो पहचाना गया था 1850 में। कब पहचाना गया था? 1850 में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? आपको बतानी है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, उर शब्द किस देवता से के लिए प्रयोग किया जाता था? अब ये जो उर शब्द है कौन से देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? चंद्रदेव के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका कि जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? अब ये जो जिगुरत है इसका संबंध कौन से सभ्यता से था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपका शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम वो हुई थी आपकी मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल कौन सी थी? मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल थी गेहूं, याद रखिएगा। पीली नदी किसे कहते हैं? ये भी सवाल अच्छा है। पीली नदी कहते हैं वांग को, है ना। पीली नदी कहते हैं वांग को। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकसित हुआ था या विकास हुआ था? इसको आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका मारी। किसका विकास हुआ था? मारी का विकास हुआ था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, सीमार क्या है? आपको बतानी है। अब ये जो सीमार है ये जो है सुमेर के ईंटों से बने शहरों की भूमि को कहते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया नाम किन भाषा के किन दो शब्दों से बना हुआ है ये आपको बतानी है। तो ये बना है आपका यूनानी भाषा के शब्दों से बना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा सवाल, वार का शीर्ष क्या है? ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है। तो स्त्री का शीर्ष संगमरमर का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम रोमन सम्राट कौन था?
तो प्रथम रोमन सम्राट जो था वो था ऑगस्टस। कौन था? ऑगस्टस था प्रथम रोमन सम्राट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो रोम में प्रचलित जो चांदी का सिक्का था वो क्या कहलाता था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका दिनारियस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा का पौधा क्या कहलाता था। तो ये जो कहलाता था पेपायरस कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑक्टेवियन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं कि ऑगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं। ऑगस्टस का जो साम्राज्य था उसको क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपेटस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया में बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत ऑगस्टिन किस नगर के बिशप थे आपको बतानी है। तो ये जो थे हिप्पो नगर के बिशप थे। रोमन समाज में किस तरह के परिवार का प्रचलन था? काफी अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल परिवार। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एम्फोरा किसे कहते थे। एम्फोरा किसे कहते थे? तो ये कहलाता था मटका या फिर कंटेनर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो मैपालिया जो रोमन साम्राज्य में था वो था झोपड़ी। कौन था? झोपड़ी था। नेक्स्ट है आपका इक्वाइट्स क्या था आपको बताना है। इक्वाइट्स जो होता था वो एक अश्वरोही होता था। कौन होता था? अश्वरोही। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 711 एडी में। याद रखिएगा। सीनेट में किसका बोलबाला था। सीनेट में किसका बोलबाला था? तो अभिजात वर्ग का सीनेट में बोलबाला था। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था। तो किस रोमन सम्राट ने देखा था? तो ये देखा था त्राजन ने। किसने देखा था? त्राजन ने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी। ईरान में ससानी राजवंश की जो स्थापना हुई वो 226 ईस्वी में हुई थी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? काफी अच्छा सवाल है। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला सवाल है हमारा कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का जो नाम था वो ऑक्टेवियन था। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे। तो आकाश के सबसे बड़ा देवता जुपिटर था। याद रखिएगा। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे। यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे मूसा। कौन थे? मूसा थे। रोमन साम्राज्य का सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन था। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए नीरो। कौन था? नीरो था। अगस्त माह किस शासक के नाम पर पड़ा है। अब ये जो अगस्त माह है कौन से शासक के नाम पर पड़ा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टस के नाम पे पड़ा है। अगले सवाल पे आता है जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है। तो जुलाई माह का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है जूलियस सीजर के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में। कह रहा है कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय कहा जाता था भूमध्य सागर को। किसको कहते थे? भूमध्य सागर को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेन जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बन गया। ये जो बना था वो बना था चौथी शताब्दी से। कब से बना? चौथी शताब्दी से। अहुर माजदा कौन है आपको बतानी है। अहुर माजदा जो है वो एक देवता है। बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी। तो बलात भर्ती वाली जो सेना थी वो कौन से राज्य की थी। तो वो फारस की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिनारियस नामक सिक्के कितने शुद्ध चांदी के होते थे। तो ये जो होते थे ये 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी के सिक्के होते थे। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? काफी अच्छा सवाल है। तो हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था। सिकंदर यूनान का किस राज्य का शासक था आपको बतानी है। तो सिकंदर यूनान के मकदूनिया का शासक था। याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। टाइबर नदी के किनारे। क्लियोपैट्रा किस वंश की राजकुमारी थी।
क्लियोपैट्रा किस वंश की राजकुमारी थी आपको बतानी है, तो टॉलमी। ठीक है, टॉलमी वंश की राजकुमारी थी। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो गैलेन था। बाइजेंटाइन शहर का वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम है इस्तांबुल, याद रखिएगा। कोलसियम क्या था आपको बतानी है, कोलसियम काफी अच्छा सवाल है। कोलसियम जो है एक अखाड़े का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है यायावर शब्द का अर्थ। यायावर शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घुमक्कड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था, तो सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका जोजी ने। किसने किया था, जोजी ने किया था। चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है, चंगेज खान की जो विधि संहिता है उसको यास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है। खानाबदोश जाति को आपको पहचानना है, तो मंगोल, हून और शक तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगोलों का प्रिय पशु कौन था आपको बताना है, तो मंगोलों का जो प्रिय पशु था वो था आपका घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, तो मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु थे उइगुर, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंगेज खान। काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, चंगेज खान ने जो अपनी राजधानी स्थापित किया था काराकोरम में किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, तो चंगेज खान की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपका 1227 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया था, तो मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन चंगेज खान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, चंगेज खान का जन्म हुआ था 1662 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था तैमूजिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे, तो चंगेज खान के जो पिता थे वो कियात कबीले के मुखिया थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना, चंगेज खान मंगोलिया का जो शासक बना वो 1206 ईस्वी में बना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, तो मंगोल के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु थे उइगुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं, चंगेज खान की जो विधि संहिता थी उसको कहते हैं यास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंगोलिया कहाँ स्थित है आपको बतानी है, जो मंगोलिया जो है आपका एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है, तो बर्बर शब्द जो बना है वो बरोस से बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका चंगेज खान की माँ का नाम क्या था, तो चंगेज खान की जो माँ थी उसका नाम था ओलिन ईके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका मंगोल लोग चीन से क्या मंगाते थे, तो मंगोल लोग चीन से मंगवाते थे कृषि के उत्पादन और लोहे के उपकरण, तो उपरोक्त में से दोनों हो जाएगी। ओलुनिके कौन थी, ओलुनिके चंगेज खान की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, चंगेज खान की जब मृत्यु हुई तो उस समय उसकी आयु क्या थी, चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी उम्र 72 साल थी, याद रखिएगा। कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1271 में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, तो चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम था वो था तेमुजिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, तो मार्को पोलो जो रहने वाला था वो इटली का रहने वाला था। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था, तो मार्को पोलो कुबलई खान के शासन में जो है वो चीन गया था। मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो मंगोल वंश का जो अंत किया गया था तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ, तो मंगोल साम्राज्य का जो अंत हुआ वो 14वीं सदी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी आपका सामंतवाद। क्या था? सामंतवाद था। गौथिक शैली का विकास कहाँ पे हुआ है आपको बतानी है। तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। शॉर्लमैन कहाँ का शासक था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो शॉर्लमैन शासक था फ्रांस का। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूट शब्द से बना हुआ है? तो ये बना है आपका जर्मन भाषा के। किससे बना है? जर्मन भाषा के शब्द से बना है। फ्यूट का शाब्दिक फ्यूट शब्द का क्या अर्थ होता है आपको बतानी है। तो जमीन का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका मेनर शब्द किससे संबंधित है आपको बतानी है। अब ये जो मेनर शब्द है वो इसका मतलब होता है घर। ये घर से संबंधित है। नाइट कौन थे आपको बताना है। तो नाइट जो थे एक सैनिक थे, एक तरह के क्या थे? सैनिक थे। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है सर्फ किसे कहा जाता था। सर्फ किसको कहते थे आपको बताना है। तो ये कहा जाता है कृषि दास को। कृषि दास को जो है क्या कहा जाता था? सर्फ कहा जाता था। पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। तो पुरुष भिक्षु जो थे उसको मोंक कहा जाता था और महिला भिक्षु को नन कहते थे। याद रखिएगा। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। ये काफी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है सभी को। तो इसका हुआ था 1358 में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रहेगा आपका यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था। तो यूरोप में जो भयंकर अकाल आया था वो 1315 से 1317 के मध्य आया था। याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी। चर्च का जो सर्वोच्च सत्ता था वो रोम के पोप के पास हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी सा फटाक सा दे दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो वर्तमान में फ्रांस में किस तरह की सरकार है। तो एक गणतंत्रीय सरकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण यानी किसके नाम को बदल करके इंग्लैंड देश रखा गया था। तो एंजिल लैंड के नाम को बदल करके इंग्लैंड देश रखा गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। तो महिला भिक्षुओं को नन के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था। तो वो कहलाता था फीफ। याद रखिएगा क्या कहलाता था? फीफ कहलाता था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा हमारा द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। काफी अच्छा सवाल है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनर्जागरण कालीन के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका डोनेटी लेलो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है आपको बतानी है। तो मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंची की रचना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। तो ये आपका इटली में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका डिवाइन कॉमेडी का लेखक किसने लिखा है आपको बताना है। डिवाइन कॉमेडी का लेखक बताना है दांते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं मानवतावाद का जो जनक किसको माना जाता है। तो मानवतावाद का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है पेट्रोक को। काफी अच्छा सवाल है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था। तो लूथर ने बाइबल का जो जर्मन अनुवाद किया वो 1522 में किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से यूरोप का कालिदास किसको कहा जाता है। तो यूरोप का कालिदास कहा जाता है शेक्सपियर को। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है सभी को। सौरमंडल में ग्रहों की गति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये किया था आपका केपलर ने। ठीक है। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है दीपाइडा नामक चरित्र किसकी कृति है आपको बतानी है। तो ये जो है आपका माइकल एंजेलो की कृति है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक रचना किसने किया है। काफी अच्छा सवाल है। तो इसका रचना किया था जैकब बर्कहार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुर्कों ने किस बार कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1453 में। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बतानी है। तो रेनेसां का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा पुनर्जन्म। याद रखिएगा रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम जो आया वो इटली में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है, जैकब बर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बताना है। उसी सवाल को घुमा करके पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है प्रकाशन, ये प्रकाशित कब हुआ था ये आपको बतानी है। तो इसका प्रकाशन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1860 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फ्लोरेंस। कौन था? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? तो फ्लोरेंस की जो प्रसिद्धि थी उनमें जो हाथ था वो था आपका दांते और जोटो कलाकार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए? तो जोटो ने जो चित्र बनाए थे वो कौन किस प्रकार के चित्र थे? तो जीते जागते रूप चित्र बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी शताब्दी को? तो 5वीं से 9वीं शताब्दी को जो है अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? हकीमों का शाह कहते हैं इब्न सीना को। किसको कहते हैं? इब्न सीना को कहते हैं। दीपाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो इसको किया था आपका माइकल एंजेलो ने। किसने किया था? माइकल एंजेलो ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यू टेस्टामेंट क्या है आपको बतानी है। तो न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का एक खंड है। ठीक है, छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा बाइबल छपी थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा मैकियावेली ने। किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, इब्न रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे? तो ये जो अरब दार्शनिक थे वो थे आपके स्पेन के थे। कहाँ के थे? स्पेन के थे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपका पिको डेला मिरांडोला। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्योटो कौन था? अब ये जो ग्योटो है वो कौन था आपको बतानी है। ग्योटो था आपका एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका की खोज कब और किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा 1492 में कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन का आविष्कार किया था, सबको पता है, गैलीलियो ने किया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? फेमस सवाल है ये, सबको पता है। इसका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है, लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1660 में हुआ था। मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया? मार्टिन लूथर ने जिस नीति का प्रचार किया वो था सुधारवादी नीति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि मूल निवासी जो थे वो यूरोपियों से क्या करते थे? तो मूल निवासी यूरोपियों से घृणा क्या करते थे? क्या करते थे? घृणा करते थे। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे? दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो बड़े पैमाने पर खेती किया करते थे। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाती है? तो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति को ट्रॉपिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 1783 में। रेड इंडियन कौन थे आपको बताना है। तो ये जो रेड इंडियन थे ये गिरवे वर्ण के वे लोग जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है चिरोकी कहाँ के निवासी थे ये बतानी है आपको। जो ये जो चिरोकी थे ये कहाँ के निवासी थे? ये जॉर्जिया के निवासी थे। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड का उपनिवेश था। यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो यूरोपीय बस्तियां जो थी इनको कहा जाता था कॉलोनी। क्या कहते थे? कॉलोनी कहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसमें जो हुआ था 1865 में दास प्रथा का अंत हुआ था। अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान था? यानी दास प्रथा को खत्म करने में किसका योगदान रहा है? तो अब्राहम लिंकन का रहा है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काफी अच्छा सवाल है। तो ये था आपका जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, याद रखिएगा। कनाडा महासंघ की स्थापना कब हुई है? कनाडा महासंघ की जो स्थापना की गई वो की गई 1867 में। अमेरिका वेस्पुकी किस देश से संबंधित था? तो अमेरिका नहीं है, अमेरिगो है। वेस्पुकी जो है वो किस देश से संबंधित था? तो वो था आपका इटली से संबंधित था।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए कि वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो रखा गया था वो रखा गया था अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर। ठीक है। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित किए गए थे? तो ये स्थापित किया गया था मैरीलैंड में। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा कैप्टन कुक ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आंसू की राह नामक सफर अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरोकी। किससे जुड़ा है? चिरोकी से जुड़ा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने किया था? तो कैलिफोर्निया में सोने को खोज किया था मार्शल ने। किसने किया था? मार्शल ने। कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है? तो कनाडा का 40% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। कनाडा का मुख्य फसल आपको बतानी है क्या है? तो कनाडा का मुख्य फसल जो है वो है आपका गेहूं, मक्का और फल फूल जो है, और उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता है? अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके शुरुआती मानव को एबनेरीजिनिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा है? ये आपको बतानी है। सबसे पहले किसने देखा था ऑस्ट्रेलिया को? तो ये देखा था ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन ने देखा था। किसने देखा था? जॉनसन ने देखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था? तो न्यू साउथ वेल्स का जो पुराना नाम था वो था आपका बॉटनी वे। क्या नाम था? बॉटनी वे नाम था। ट्रेवल्स किसकी कृति है आपको बतानी है। अब ये जो ट्रेवल्स है ये किसकी कृति है? ये है आपका अमेरिगो डे वेस्पुकी की। ठीक है। कनाडा इंडियन एक्ट कब जो है वो पारित हुआ या फिर कब बना, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 1876 ईस्वी में, याद रखिएगा 1876 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वेम्पूम बेल्ट क्या था आपको बताना है। तो वेम्पूम बेल्ट जो था वो था रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई बेल्ट को वेम्पूम बेल्ट कहते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था ये था आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 1954 ईस्वी में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है? ऑस्ट्रेलिया की जो बीच की भूमि है वो है आपका मरुस्थल है। कैसा है? मरुस्थल भूमि है। प्रेयरी चारागाह कहाँ था? ये जो प्रेयरी चारागाह है ये था उत्तरी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे ये न्यू गिनी से आए थे, याद रखिएगा। यूरोपीय लोग देसी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर क्या करने लगे थे? तो उनके स्थान पर मक्के की खेती करने लगे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? ये आपको बतानी। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से, याद रखिएगा 1939 से 45 तक चला था, याद रखिएगा। दोनों डेट आपको याद रखनी है। चीन किस महादेश में स्थित है आपको बताना है। तो चीन हम लोगों के एशिया में है, जिसमें हम लोग रहते हैं उसी में चाइना भी है। मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ था ये आपको बतानी है। ये 1644 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना गया है? तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक माना गया है सन यात सेन को। किसको माना गया है? सन यात सेन को माना गया। पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पिकिंग विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो 1902 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी आपका नानकिंग की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया था? तो जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया था 1946 में। कब किया था? 1946 में किया था, याद रखिएगा।